हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कौन जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स के 23वें संस्करण में फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। वह सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका FSN ई-कॉमर्स की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। वह अब 9 जून 2022 को मोनाको में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फ्रेंड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड ट्रूबो के ग्रुप चेयरमैन MK नाइक को दिया गया है। फ्रेंड्स, देखते हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर्स अवार्ड्स के बारे में। यह पुरस्कार उन अजय उद्यमियों को मान्यता देता है जो अपने नवाचार, लचीलापन और साहस के साथ लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं और वर्तमान से एक अलग भविष्य बना रहे हैं। यह दुनिया का एकमात्र वैश्विक व्यापार पुरस्कार कार्यक्रम है जिसे 60 देशों में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीत लिया है। तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। FIH ने 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण 2022 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप से रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड सबसे सफल टीम है। 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 10वां संस्करण होगा और चिली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है। वहाँ का मुद्रा यूरो है। वहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जालियांवाला बाग हत्याकांड के कितने साल पूरे हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 साल। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल हम उस आतंक की 103वीं वर्षी मना रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जालियांवाला बाग उद्यान को स्मारक में बदल दिया गया है और इस दिन हजारों लोग शहीद पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं जो राष्ट्र के लिए उस घातक दिन पर मारे गए थे। 1919 में जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। यह दिन सिखों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे पंजाब में बैसाखी त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बैसाखी मनाने के लिए इस शुभ दिन पर पंजाब पहुंचने के लिए यात्रा करते हैं। फ्रेंड्स, बैसाखी की सुबह कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लागू करने और सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसमें 4 या अधिक लोगों के समूह को सार्वजनिक रूप से मिलने पर भी रोक लगा दी गई थी। लगभग डायर को जालियांवाला बाग में हो रही बैठक के बारे में गोपनीयता सूचना मिली, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, गोलीबारी के कारण हुई मौतों की संख्या अब तक एक विवादित मुद्दा रहा है, जबकि अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक जांच में 389 मौतों की सूचना दी गई थी। कांग्रेस द्वारा मरने वालों की संख्या लगभग 1000 बताई गई थी। कुएं से भी करीब 120 शव बरामद किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 2015 से इस दिन को पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा है। 2022 में हम बाबा साहेब की 131वीं
जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है। वह आज़ादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। भीम को 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित करके दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उल्लेखनीय घटनाओं से समानता, जनता, मूक नायक आदि शामिल हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त होने पर कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने देश के लिए नया संविधान तैयार किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अपनाया था। फ्रेंड्स, उनका योगदान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बहुत बड़ा रहा है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 3 किताबें लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंशियल एंड ब्रिटिश इंडिया। चूंकि वे एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए लोग उनसे प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को बेहतर शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित किया। दलित बौद्ध आंदोलन उन्हीं से प्रेरित था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 से के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में आरबीआई गवर्नर बैठता है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की थी। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।